नमस्कार, मैं डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह हूँ और ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ पटना, बिहार में। और आज हम लोग पार्ट 2 सुनेंगे मल्टीपल माइलोमा बीमारी के बारे में, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है। पिछले वीडियो में हमने जाना कि यह कैसे प्रेजेंट करता है, इसके क्या लक्षण हैं, क्या क्या जांच की जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग सुनेंगे कि इसका इलाज कैसे होता है। तो इलाज के बारे में बताने से पहले मैं कुछ मिथ्स बताना चाहूँगा मल्टीपल माइलोमा के बारे में। कि डायग्नोसिस के लिए जैसे हम लोग बोन मैरो रेकमेंड करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि बोन मैरो काफ़ी पेनफुल होगा, जबकि ऐसा नहीं है। बोन मैरो एक साधारण जांच की प्रक्रिया है जिसमें लोकल एनेस्थेसिया के द्वारा 2 से 4 मिनट में बोन मैरो की जांच कर दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि बोन मैरो की ज़रूरत है, और यदि हम नहीं कराएंगे तो डायग्नोसिस हमारा डिले होगा। जो चीज़ें आज ठीक हो सकती हैं उसमें हम 6 महीने साल भर का समय लेंगे, या हो सकता है कि हमको पता ही नहीं चले कि हमें बीमारी क्या हुई है। इसलिए बोन मैरो जांच से डरने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मल्टीपल माइलोमा कंफर्म हो गया तो हम लोग उसकी स्टेजिंग करते हैं, कुछ उसके पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद सबसे पहला चीज़ जो हम लोग देखते हैं कि पेशेंट जो है वह ट्रांसप्लांट एलिजिबल है या ट्रांसप्लांट इनएलिजिबल है। कहने का मतलब कि ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट मल्टीपल माइलोमा का एक बेहतरीन इलाज है। तो पहले ही यह देखना होता है कि यह मरीज ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए फिट है या नहीं है। तो उस फिटनेस के लिए जो है वह हम लोग एज देखते हैं, मरीज का फिटनेस देखते हैं, और उसकी कोमॉर्बिडिटीज देखते हैं उनकी, कि उनको वह प्रोसीड्यूर को टॉलरेट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो यदि मरीज फिट होते हैं तो सबसे पहले हम लोग 4 से 6 महीना मरीज को एंटी माइलोमा थेरेपी देते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट 3 दवाइयाँ होती हैं। और आजकल नई स्टडी आई है कि एक चौथी दवाई जो है उसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। लेकिन ऑलवेज जो रेजिमेन है वह आपके प्राइमरी जो हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट होंगे या जिस हॉस्पिटल में आप इलाज करा रहे हैं उनके द्वारा ही डिसाइड किया जाना चाहिए। तो 4 to 6 मंथ हम लोग एंटी माइलोमा दवा दे करके, और जैसे ही बीमारी एक लेवल से नीचे चली जाती है तो ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए हम लोग रेकमेंड करते हैं। और बहुत सारी स्टडी है जिसमें दिखाया गया कि यदि ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट सही समय पर होता है तो व्यक्ति को ज़्यादा दिनों तक माइलोमा से मुक्त रहने की संभावना होती है। शुरुआत में ही मैं बता दूं कि मल्टीपल माइलोमा के कोई भी इलाज जो है वह क्यूरेटिव नहीं है। जैसे डायबिटीज़ की दवा है वह क्यूरेटिव नहीं है, डायबिटीज़ की दवा हमें जीवन भर खानी होती है, वैसे माइलोमा के इलाज में हमें कुछ न कुछ दवाइयों का सेवन करना पड़ता है। तो जो ट्रांसप्लांट एलिजिबल होते हैं उनको 4 to 6 मंथ एंटी माइलोमा दे करके हम लोग ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करते हैं। और ऑटोलोगस स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के बाद व्यक्ति को मेंटेनेंस के लिए कुछ एंटी माइलोमा दवाइयाँ जैसे लेनेंड्रोमाइड होता है या बोर्टेजोमिब होता है, इस तरह की दवा दी जाती है और उन्हें रेगुलर फॉलोअप में रहना होता है। यदि कोई ट्रांसप्लांट इनएलिजिबल है, ट्रांसप्लांट के लिए फिट नहीं है, तो उन्हें हम लोग 8 से 12 महीने तक एंटी माइलोमा की दवाइयाँ देते हैं। और उसके बाद डिपेंडिंग अपॉन रिस्पॉन्स कि कितना अच्छा माइलोमा रिस्पॉन्ड किया है, किसी न किसी दवाई के मेंटेनेंस पर रखते हैं। लेकिन रेगुलर लाइफ लॉन्ग माइलोमा के लिए फॉलोअप में रहना पड़ता है। जैसा मैंने बताया कि इसका कोई क्यूरेटिव इलाज नहीं है, तो इलाज के बाद बहुत सारे मरीज ऐसे होते हैं जिनकी बीमारी रिलैप्स कर जाती है। बहुत सारे होते हैं जो ट्रांसप्लांट के बाद भी रिलैप्स करते हैं, दोबारा बीमारी बढ़ जाती है तो उन्हें माइलोमा के सिम्टम्स फिर से आते हैं, खून की कमी हो जाती है, क्रिएटिनिन बढ़ने लगता है या फ्रैक्चर हो सकता है। तो ऐसे में रिलैप्स जो मल्टीपल माइलोमा है उनके लिए भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं जो हम रिलैप्स माइलोमा में यूज़ करते हैं। यदि पहले ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है तो दूसरी बार फिर से रिमीशन में लाकर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। यदि पहले बार ट्रांसप्लांट हुआ है और पहले बार के ट्रांसप्लांट से ज़्यादा फायदा हुआ है, ज़्यादा दिनों तक बीमारी रिमीशन में रही है, तो रिलैप्स के समय भी यदि मरीज फिट है तो हम लोग रिलैप्स के लिए एंटी माइलोमा दवा दे करके बीमारी को कंट्रोल करके फिर से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि बार बार रिलैप्स होने के बाद मल्टीपल माइलोमा रिफ्रैक्टरी हो जाती है, जितनी अवेलेबल दवाइयाँ हैं उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए भी बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स चल रहे हैं, तो उसमें इनरोल कर सकते हैं। आप अपने हिमेटो ऑन्कोलॉजिस्ट से या जो भी हॉस्पिटल में आप इलाज करा रहे हैं वहाँ से डिस्कस करके और क्लिनिकल ट्रायल्स में इनरोल कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सपेरिमेंटल दवाइयाँ हैं, थेरेपी हैं जो अवेलेबल हैं। तो एट द एंड मैं बताना चाहूँगा कि यदि किसी को मल्टीपल माइलोमा है तो किसी भी तरह के मिथ के चक्कर में ना पड़े। बोन मैरो पेनफुल नहीं होता है, यह लोकल एनेस्थेसिया में आसानी से किया जा सकता है। दूसरी बात की जो एंटी माइलोमा दवाइयाँ हैं वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं हैं, वेल टॉलरेबल हैं, बहुत सारे पेशेंट्स टॉलरेट करते हैं। बहुत सारी दवाइयाँ एंटी माइलोमा हैं उनसे बाल नहीं झड़ते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा मुंह में छाले नहीं पड़ते हैं। तो आप इन चीज़ों के डर से कभी भी इलाज को डिले ना करें। और किसी भी स्टेज की माइलोमा हो, कितनी भी बार रिलैप्स कर जाए, रिफ्रैक्टरी हो जाए, हैव होप
बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, आपको एक बेटर लाइफ दिया जा सकता है, तो कभी भी हिम्मत ना हारें और अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, अपने हॉस्पिटल, अपने डॉक्टर पर फेथ रखें और इलाज कंटिन्यू करें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो आप सब्सक्राइब करें, ताकि खून से संबंधित बहुत सारी समस्याओं के बारे में जानकारियाँ हम लोग शेयर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।